बच्चों, आज मैं आपको ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ इस चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? ट्राइबल सोसाइटीज़। ट्राइबल मीन्स होता है जनजाति और सोसाइटीज़ मीन्स समाज। ट्राइबल लिवलीहुड यानी जनजातियों का कैसी सोसाइटी थी, उनका रहना क्या था, रहना पीसेंटिसेशन ऑफ ट्राइब्स यानी किसानीकरण ऑफ ट्राइब्स का, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइब्स, जो राजनीतिक महत्व है वो जनजाति का क्या था, द गोंड्स के बारे में, द अहोम्स के बारे में। इन पॉइंटों को इस चैप्टर में देखना है। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड सोसाइटी विटनेस्ड several social, economic and political changes। मध्यकाल के दौरान समाज में उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। This led to growth of towns, villages, arts, crafts and other activities। इससे कस्बों, गांवों, कला, शिल्प और अन्य गतिविधियों का विकास हुआ। सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नास। समाज वर्ण के आधार पर विभाजित था। द रूल्स एज लेड डाउन बाय द ब्राह्मणास वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम। ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित नियमों को बड़े राज्यों के शासकों द्वारा स्वीकार किया गया। देयर वाज हाई कास्ट एंड लो कास्ट। वहाँ ऊंची जाति और नीची जाति थी। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीज्ड। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस hierarchy between social classes grew further। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के अधीन सामाजिक वर्गों के बीच यह पदानुक्रम और अधिक बढ़ गया। There were several communities which did not follow the rules laid down by the Brahmins। ऐसे कई समुदाय थे जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते थे। These were the tribes, nomads and settled communities। ये जनजातियां, खानाबदोश और स्थायी समुदाय थे। With the growth of economy, people with new skills were required। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ नए कौशल वाले लोगों की आवश्यकता थी। Many tribes and social groups formed caste-based society and were given the status of jatis। कई जनजातियों और सामाजिक समूहों ने जाति आधारित समाज का गठन किया और उन्हें जाति का दर्जा दिया गया। जातिस। सम आर्टिसंस लाइक blacksmiths, carpenter and masons were recognized as separate jatis by the brahmanas। लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री जैसे कुछ कारीगरों को ब्राह्मणों द्वारा अलग जातियों के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट हेडिंग है ट्राइबल सोसाइटीज़, जनजातियों का समाज। देयर इज
very little information available about tribal societies of this period. इस काल के जनजातीय समाजों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है. This is because there were no written records. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था. Most of their customs and traditions were preserved orally. उनकी अधिकांश रीति रिवाज और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित थीं. These were passed orally from one generation to another. ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पारित किए जाते थे. The tribes preferred to live a life of seclusion and isolation. जनजातियां एकांत और एकांत का जीवन जीना पसंद करती थीं. Some were nomads and moved from one place to another. कुछ लोग खानाबदोश थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे. नेक्स्ट है, they did not want any outsiders interference in their customs, nor did they like that they enter forest. वे अपने रीति रिवाजों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे और ना ही वे यह पसंद करते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति जंगलों में प्रवेश करे. The tribes mostly lived in the dense forest, hills and mountains which were difficult to reach. ये जनजातियां अधिकतर घने जंगलों, पहाड़ियों और पर्वतों में रहती थीं जहां पहुंचना कठिन था. This enabled them to preserve their culture. इससे उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिली. Who were the tribes? A tribe is a group of people who acknowledge the authority of a chief and usually regard themselves as having a common ancestor. जनजाति उन लोगों का समूह है जो किसी मुखिया के अधिकार को स्वीकार करते हैं और आमतौर पर खुद को एक सामान्य पूर्वज मानते हैं. They take pride in a common language, a common territory, culture and laws. वे एक समान भाषा, एक समान क्षेत्र, संस्कृति और कानून पर गर्व करते हैं. Members of a tribe are united by kinship bonds. एक जनजाति के सदस्य रिश्तेदारी बंधन से एकजुट होते हैं. The tribes believes in treating everyone equally. जनजातियां सभी के साथ समान व्यवहार करने में विश्वास रखती हैं. They have no differences on the basis of wealth or caste. उनमें धन या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है. All resources such as land, cattle, forest are collectively owned by them. भूमि, मवेशी, जंगल जैसे सभी संसाधन सामूहिक रूप से उनके स्वामित्व में हैं. The main source of information that historians use to study tribal history are oral tradition. जनजाति इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का मुख्य स्रोत मौखिक परंपराएं हैं. ट्राइबल ग्रुप्स, जनजातियों का समूह. देयर वर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स. वहाँ कई जनजातियाँ
जनजाति समूह थे। सम वर बिग एंड पावरफुल एंड ओन्ड लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। कुछ बड़े और शक्तिशाली थे और उनके पास जमीन के बड़े क्षेत्र थे। सम वर स्मॉल। सम ऑफ द पावरफुल ट्राइब्स वर द खोखर एंड द गखर ट्राइब्स इन पंजाब, द लंघास एंड द आरघुम इन मुल्तान, the Gadis in the Himalayas, the Koles and Jaitwas of Gujarat, the Gonds of Chhattisgarh and the Bhils in central India। कुछ शक्तिशाली जनजातियाँ थीं पंजाब में खौरवर और गखर जनजातियाँ, मुल्तान में लंगाह और अर्धुन, हिमालय में गढ़ी, गुजरात में कोली और जैतवा, छत्तीसगढ़ में गोंड और मध्य भारत में भील। इन द नॉर्थ वेस्ट द बलूची ट्राइब्स वाज वेरी पावरफुल। उत्तर पश्चिम में बलूची जनजाति बहुत शक्तिशाली थीं। इन द ईस्ट द मंडास, संथाल्स, खासेस, नागास एंड अहोम्स वर द मेन ट्राइबल ग्रुप्स। पूर्व में मुंडा, संभाल, खासी, नागा और अहोम मुख्य जनजाति समूह थे। इन द साउथ द टोडास, कोरागास, बेटार्स, बदाघास एंड द मारावार्स वर पावरफुल। दक्षिण में टोडा, कोरामा, बेतार, बदागा और मारवाड़ शक्तिशाली थे। लोकेशन ऑफ मेजर इंडियन ट्राइब्स, ये दिया गया है, नक्शा है। इधर इधर यहाँ लोग ये रहते हैं। ये लोग बे ऑफ बंगाल, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जनजातियाँ भारत में। नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप, खानाबदोश, जो चलने वाले ग्रुप थे एक स्थान से दूसरे स्थान। नोमैड्स वर pastoralists who moved from one pasture to another with their flock and herd of animals। खानाबदोश पशुपालक थे जो अपने पशुओं के झुंड के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह तक घूमते रहते थे। Itinerant groups such as craftsperson, artisans, storytellers and entertainers traveled from one place to another practicing their different professions। शिल्पकार, कारीगर, कहानीकार और मनोरंजनकर्ता जैसे घूमतू समूह अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। These were known as मोबाइल कम्युनिटीज़, इन्हें मोबाइल समुदाय के नाम से जाना जाता था। Even today you can see Banjaras from Rajasthan coming to Delhi in search of work or for greener pastures। आज भी आप राजस्थान से बंजारों को काम की तलाश में या बेहतर रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हुए देख सकते हैं। Every year August 9 is celebrated as World Tribal Day। The Ni Menasi tribe found in Manipur and Mizoram are descendants of the lost tribes of Israel। इस तरह से ये
वर्ल्ड ट्राइब डे मनाया जाता है 9 अगस्त को प्रत्येक साल। ट्राइबल लिवलीहुड, जनजातियों का जीवन यापन। Many tribes obtained their livelihood from agriculture. कई जनजातियां अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती हैं। मणिपुर में बैनी और मिजोरम में मीना से जनजाति इजराइल की लुप्त जनजातियों की वंशज हैं। उधर बताया था जो अभी ब्रैकेट में फैक्ट फाइल में। नेक्स्ट है अदर्स वर हर्डर्स और हंटर गेदर्स। अन्य लोग चरवाहे या शिकारी संग्राहक थे। दे डिपेंडेड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड। वे अपने भोजन के लिए जंगलों पर निर्भर थे। सम ट्राइब्स सेटल्ड डाउन इन वन प्लेस परमानेंटली व्हाइल अदर्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जनजातियां एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गईं, जबकि अन्य खानाबदोश थीं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहीं। There were some who travelled from place to place with their herds of animals. कुछ लोग अपने पशुओं के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। They were the pastoral nomads. वे देहाती खानाबदोश थे। They survived on milk product and exchange घी, वूल etc. वे दूध से बनी उत्पादों पर जीवित रहते थे और घी, ऊन आदि का आदान प्रदान करते थे। With farmers for grains, cloth, utensils etc. The rest of their time was spent on reciting folk tales and song. अनाज, कपड़ा, बर्तन आदि के लिए किसानों के साथ संघर्ष। उनका बाकी समय लोक कथाएं और गीत सुनाने में व्यतीत होता था। The most important nomads were the बंजारास। सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश बनारस बंजारे थे। They traveled with their families. वे अपने परिवारों के साथ यात्रा करते थे। Their caravan was called Tanda. They moved grain to the city market on bullock carts. उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। वे बैलगाड़ियों पर अनाज को शहर के बंजारों तक ले जाते थे। They also transported food grain for the Mughal army during military campaign. वे बैलगाड़ियों पर अनाज को उन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न भी पहुंचाया। These tribes also reared and sold animals like horses and cattle to the wealthy people. ये जनजातियां घोड़ों और मवेशियों जैसे जानवरों को भी पालती थीं और धनी लोगों को बेचती थीं। Peacentisation of tribes, जनजातियों का किसानीकरण। During the early medieval period, agriculture expanded and more forest land was brought under cultivation. प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान कृषि का विस्तार हुआ। अधिक से अधिक वन भूमि को खेती के अंतर्गत लाया गया। This resulted in the assimilation of many of the tribal communities
in the social fold and led to the peasantization of these tribes living in the forest areas. इसके परिणामस्वरूप उनके जनजातीय समुदाय सामाजिक दायरे में समाहित हो गए तथा वन क्षेत्र में रहने वाली इन जनजातियों का कृषिकीकरण हो गया। These became part of settled communities. ये स्थायी समुदायों का हिस्सा बन गए। This whole process not only influenced the tribes, but their culture and customs also got assimilated and absorbed in the mainstream social setup. इस पूरी प्रक्रिया ने न केवल जनजातियों को प्रभावित किया बल्कि उनकी संस्कृति और रीति रिवाज भी मुख्य धारा के सामाजिक ढांचे में समाहित हो गए। The worship of Lord Jagannath can be traced to the early medieval tribal culture. भगवान जगन्नाथ की पूजा का इतिहास प्रारंभिक मध्ययुगीन जनजातीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। रथ यात्रा फेस्टिवल is celebrated every year in Puri to worship Lord जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए हर साल पुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। The origin of Rajputs during the early medieval period also traces the emergence of various tribal groups. प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान राजपूतों की उत्पत्ति में विभिन्न जनजातीय समूहों का उदय भी शामिल है। They belong to different lineages such as Hunas, Chandelas and Chaluk and became powerful by the 11th and 12th century. वे विभिन्न वंशों से संबंधित थे जैसे हूण, चंदेल और चालुक्य और 11वीं और 12वीं शताब्दी तक शक्तिशाली हो गए। They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas, and came to be regarded as Rajputras or sons of kings. उन्होंने धीरे धीरे पुराने शासकों का स्थान ले लिया, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में, और उन्हें राजपूतों या राजाओं के पुत्र के रूप में माना जाने लगा। What is a tribe? Who were the nomads? Who are the Vanjaras? What is their caravan called? ये क्वेश्चन है, इनके आंसर योरसेल्फ करना है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइब्स, जो जनजातियों का राजनीतिक महत्व क्या है। Despite assimilation in the early medieval period, most of the tribes and itinerant groups were able to secure and shield their position not only culturally but politically and economically as well. प्रारंभिक मध्यकाल में आत्मसातीकरण के बावजूद अधिकांश जनजातियां और घुमंतू समूह न केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी अपनी स्थिति को सुरक्षित और संरक्षित करने में सक्षम थे। This was largely because of their location in the frontier regions and also because they controlled the key trade routes and forest resources. इसका मुख्य कारण यह था कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित थे तथा इसलिए भी कि प्रमुख
व्यापार मार्गों और वन संसाधनों पर उनका नियंत्रण था। No one of the medieval rulers could afford to take them lightly because they had a powerful tribal militia. कोई भी मध्यकालीन शासक उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली जनजाति मिलिशिया थी। There were many tribes which emerged politically powerful as well. कई जनजातियां ऐसी भी हैं जो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली बनकर उभरी हैं। Their influence and area of activity varied at different points of time. उनका प्रभाव और कार्य क्षेत्र अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न रहा है। In Punjab, the Khokhar tribe was very powerful during the 13th and 14th century. पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान खोखर जनजाति बहुत शक्तिशाली थी। Later the Gakhar became more powerful when Kamal Khan Gakhar, the chief of the Gakhar tribe, was made a Mansabdar by the Mughal Emperor Akbar. बाद में गखर अधिक शक्तिशाली हो गए जब गखर जनजाति के प्रमुख कमाल खान गखर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा मनसबदार बनाया गया। One of the most influential and powerful tribe groups were those of the Afghans. सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जनजातियां समूह में से एक हैं अफगान थे। The Mughal rulers, however, managed to control them because they were scattered groups. हालांकि मुगल शासक उन्हें नियंत्रित करने में कामयाब रहे क्योंकि वे बिखरे हुए समूह थे। There were some who were influential in Bihar and Bengal, and some of them posed problems for the Mughal in the northeast. इनमें से कुछ बिहार और बंगाल में प्रभावशाली थे और उनमें से कुछ ने उत्तर पश्चिम में मुगलों के लिए समस्याएं खड़ी की। अकबर had to give special attention to control the Afghans in Sindh and Kabul because they were creating all sorts of problems in the region, and therefore the trade via Kandahar and Multan was being affected. अकबर को सिंध और काबुल में अफगानों को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान देना पड़ा क्योंकि वे इस क्षेत्र में सभी प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे थे और इसीलिए कंधार और मुल्तान के माध्यम से व्यापार प्रभावित हो रहा था। Similarly, under Jahangir, the Mughals clashed with a new tribal group called the Ahoms in the northeast. इसी प्रकार जहांगीर के अधीन मुगलों का उत्तर पूर्व में अहोम नामक एक नए जनजाति समूह से टकराव हुआ। The Kolis and numerous other tribes inhabited the Maharashtra, Highland and Karnataka. कोली और कई अन्य जनजातियां महाराष्ट्र के उच्च भूमि और कर्नाटक में निवास करती थीं। They also lived in many areas of Gujarat. वे गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। The Bhils were spread across western and central India.
भील पश्चिमी और मध्य भारत में फैले हुए थे। द गोंड्स वर लोकेटेड अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गोंड्स वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित थे। द चेरो ट्राइब्स वर वेरी पावरफुल इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड। वर्तमान झारखंड के कई क्षेत्रों में चेरो जनजाति बहुत शक्तिशाली थी। राजा मानसिंह Akbar's general attacked and defeated the Cheros in 1591, but they were not fully subdued. अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेरों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया, लेकिन वे पूरी तरह से बस में नहीं हुए थे। The Mundas and Santhals were other important tribes that lived in present-day Odisha, Jharkhand and Bengal. मुंडा और संथाल अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां थीं जो वर्तमान ओडिशा, झारखंड और बंगाल में रहती थीं। The Gonds. You already know that during the medieval period, some of the tribes became very powerful. आप पहले से ही जानते हैं कि मध्यकाल के दौरान कुछ जनजातियां बहुत शक्तिशाली हो गईं। The Gonds and the Ahoms were two such tribes who set up their own powerful kingdom. गोंड्स और अहोम दो ऐसी जनजातियां थीं जिन्होंने अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। They mostly live in मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। वे ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं। The Gonds were one of the most important tribal group in central India during the medieval period. मध्यकालीन काल में गोंड मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण जनजाति समूह में से एक थे। The area under their control was between जबलपुर and भोपाल. उनके नियंत्रण में जबलपुर और भोपाल के बीच का क्षेत्र था। Some historians believe that the word Gond comes from the Telugu word Konda meaning hill. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोंड शब्द तेलुगु शब्द कोंडा से आया है जिसका अर्थ पहाड़ी है। गोंडवाना earlier called Gadkantaka was ruled by Sangram Shah in 1480 to 1530. गोंडवाना जिसे पहले गढ़कंटका कहा जाता था पर 1480 से 1530 तक संग्राम शाह का शासन था। One of their important queen Rani Durgavati is still celebrated in Gonds legends for her courage and valor. उनकी महत्वपूर्ण रानियों में से एक रानी दुर्गावती को आज भी उनके साहस और वीरता के लिए गोंड किंवदंतियों में याद किया जाता है। रानी दुर्गावती ruled the region during the 16th century on behalf of her 5-year-old son after the death of her husband. रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद 16वीं शताब्दी में अपने 5 वर्षीय पुत्र की ओर से इस क्षेत्र पर शासन किया।
She had to run the administration of her state with the help of her advisor. उसे अपने सलाहकार की मदद से अपने राज्य पर प्रशासन चलाना पड़ता था. She was skillful in the art of bow and arrow. वह धनुष बाण चलाने की कला में निपुण थीं. She refused to surrender before Akbar and fought the huge Mughal forces with all her might. उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने में इनकार कर दिया और अपनी पूरी ताकत से विशाल मुगल सेना का मुकाबला किया. She was wounded in battle and preferred to stab herself to death rather than be captured and dishonored by the Mughal army. वह युद्ध में घायल हो गई थीं और मुगल सेना द्वारा पकड़े जाने और अपमानित होने की बजाय उसने खुद को चाकू मारकर मरना पसंद किया. The Gondwana region later came under the control of the Marathas in 1789 and finally in 1817 the region was brought under British command. गोंडवाना क्षेत्र बाद में 1789 में मराठों के नियंत्रण में आ गया और अंततः 1817 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश कमान के अधीन लाया गया. यह है रानी दुर्गावती. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गोंड किंगडम बिकेम सेंट्रलाइज्ड. गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं केंद्रीकृत हो गईं. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू ग्रह यानी राज्य गढ़ों में विभाजित हो गया. ईच गढ़ वाज रूल्ड बाय डिफरेंट गोंड ट्राइब्स. प्रत्येक गढ़ पर अलग अलग गोंड जनजातियों का शासन था. दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड चौरासीस. इसे आगे 84 गांव की इकाइयों में विभाजित किया गया. उन्हें 84 कहा जाता था. The Chaurasis was further subdivided into boroughs which were divided into unit of 12 villages each. 84 को आगे बरहोट में विभाजित किया गया था जो 12-12 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे. The Gond kingdom were very rich. गोंड राज्य बहुत समृद्ध थे. Including the Mughal, they exported elephants to other kingdoms, including the Mughal. वे मुगलों सहित अन्य राज्यों को हाथी निर्यात करते थे. One of the reasons why Akbar decided to invade the Gond kingdom was his desire for elephant. अकबर द्वारा गोंड साम्राज्य पर आक्रमण करने का एक कारण हाथियों की उनकी इच्छा थी. द गोंड्स practiced agriculture, but it was largely hum cultivation. Most of the Gonds led a nomadic lifestyle. गोंड लोग कृषि करते थे लेकिन यह मुख्यतः झूम खेती थी. झूम कल्टीवेशन. अधिकांश गोंड खानाबदोश जीवन शैली जीते थे. The Ahoms. The Ahoms established the Ahom kingdom 1228 to 1826 in parts of present-day Assam and ruled it for nearly 600 years. अहोमों ने वर्तमान असम के कुछ हिस्सों में अहोम साम्राज्य 1228 से 1826 की स्थापना की और लगभग 600 वर्षों तक उस पर शासन किया.
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स डू नॉट कॉल द किंगडम अहोम। ऐतिहासिक दस्तावेजों में राज्य को अहोम नहीं कहा गया है। दे कॉल इट आसाम और आसाम एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज किंगडम आसामीज और आसामिया। वे इसे आसाम या आसाम कहते हैं और इस राज्य के विषयों को आसामिया या आसामिया कहते हैं। द रीजन इन एंशियंट हिस्टोरिक लिटरेचर इज रिफर्ड टू एज कामरूपा। प्राचीन इतिहास में इस क्षेत्र को कामरूप कहा गया है। ड्यूरिंग द अर्ली 13th century, Sukapha, the leader of the Tai group and his 9,000 followers established the अहोम किंगडम। 13वीं शताब्दी के आरंभ में ताई समूह के नेता सुकफा और उनके 9,000 अनुयायियों ने अहोम साम्राज्य की स्थापना की। He crossed the Patkai hill, fought and defeated the Nagas and reached the Brahmaputra Valley in 1228। उन्होंने पटकाई पहाड़ियों को पार किया, नागों से युद्ध किया और पराजित किया तथा 1228 में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचे। He wandered about from place to place। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। Finally, in 1253, he built his capital city at Charaideo near present-day शिवसागर। अंततः 1253 में उन्होंने वर्तमान शिवसागर के निकट चराईदेव में अपनी राजधानी बनाई। The Ahom kingdom then consolidated its powers for the next 300 years or so। इसके बाद अहोम साम्राज्य ने अगले 300 वर्षों तक अपनी शक्ति को मजबूत किया। The first major expansion was at the cost of Chutiya kingdom, which was annexed in 1522 under सुहंगमुंग। पहला बड़ा विस्तार चुतिया साम्राज्य की कीमत पर हुआ था, जिसे 1522 में सुहंगमुंग के अधीन मिल गया था। This expansion was not just a success of Ahom military prowess but also a result of the change in the Ahom social and political outlook। यह विस्तार न केवल अहोम सैन्य कौशल की सफलता थी बल्कि अहोम सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का परिणाम भी था। फॉर एग्जाम्पल, सुहंगमुंग was the first Ahom king to adopt a Hindu name स्वर्गनारायण। उदाहरण के लिए सुहंगमुंग पहला अहोम राजा था जिसने हिंदू नाम स्वर्ग नारायण अपनाया। This by the middle of the 16th century,
द अहोम्स वर इन कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न आसाम। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के मध्य तक अहोम पूर्वी आसाम के नियंत्रण में थे। द डिटर्मिनेशन ऑफ द अहोम्स कंट्रोल्ड द मुगल पावर इन द नॉर्थ ईस्ट। अहोमों के दृढ़ संकल्प ने उत्तर पूर्व में मुगलों की शक्ति को नियंत्रित किया। दे वर नॉट अफेक्टेड बाई कास्ट, एथनिक और रिलीजियस बैरियर्स and were thus able to mobilize males for military services। वे जातीय या धार्मिक बाधाओं से प्रभावित नहीं थे और इस प्रकार वे सैन्य सेवा के लिए पुरुषों को संगठित करने में सक्षम थे। द अहोम स्टेट टैक्स्ड एंड organized people by labor and produce rather than land revenue। अहोम राज्य ने भूमि राजस्व के बजाय श्रम और उपज के आधार पर लोगों पर कर लगाया और इन्हें संगठित किया। If the situation went out of control, the Ahom kings forcibly uprooted and moved the entire local population to a new habitat। If the situation went out of control, the Ahom kings forcibly uprooted and moved the entire local population to a new habitat। The Mughal found this style of organization and warfare extremely difficult to combat। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती तो अहोम राजा बलपूर्वक पूरी स्थानीय आबादी को उखाड़कर नए निवास स्थान पर ले जाते थे। मुगलों को संगठन और युद्ध की इस शैली से निपटना बहुत कठिन लगा। द अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स विच हेल्ड स्वे ओवर सिवरल विलेजेज। अहोम समाज कुलों या खेलों में विभाजित था जिनका कई गांवों पर शासन था। द पीसेंट्स वर गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। किसानों को ग्राम समुदाय द्वारा भूमि दी गई थी। दिस लैंड कुड नॉट बी टेकन अवे बाय द किंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी। राजा द्वारा समुदाय की सहमति के बिना यह भूमि नहीं छीनी जा सकती थी। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स एंड देयर वर्क वाज एप्रिसिएटेड। कवियों और विद्वानों को भूमि अनुदान दिया गया और उनके काम की सराहना की गई। आर्टिसंस वर स्कार्स इन द अहोम एरिया and they mostly came from neighboring kingdoms। अहोम क्षेत्र के कारीगर दुर्लभ थे और वे ज़्यादातर पड़ोसी राज्यों से आते थे। इन द अहोम किंगडम encouragement was given to theatre। अहोम साम्राज्य में रंगमंच को प्रोत्साहन दिया गया। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर ए नंबर ऑफ संस्कृत वर्क्स वर translated into the local language। साहित्य के क्षेत्र में उनके संस्कृत कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। A bulk of historical works known as Banjaras were first written in Ahom and later in Assamese। अधिकांश ऐतिहासिक कृतियाँ जिन्हें बुरंजिस के नाम से जाना जाता है पहले अहोम भाषा में और बाद में असमिया भाषा में लिखी गईं। द अहोम पावर हाउएवर डिक्लाइंड इन द
latter half of the 18th century. हालांकि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अहोम शक्ति का पतन हो गया. Finally, the Ahom kingdom was annexed by the British in the 19th century. अंततः 19वीं सदी में अहोम साम्राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया. इस तरह से ये चैप्टर हुआ. Who were the Gonds? Where do they mostly live? Who was Rani Durgavati? How did Ahoms control Mughal power in northeast? Who was Sohangmung? A clan is an extended family. It is not included your parents and siblings, but also your cousins, aunts, uncles, and grandparents. Families that are related to each other through marriage or as cousins are also member of the clan, same clan. इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है. किनशिप मीन्स होता है ब्लड रिलेशनशिप. जाति मीन्स ए कास्ट और सब कास्ट. इटिनेरेंट मीन्स ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आइसोलेशन मीन्स सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड. क्लास मीन्स ए वायोलेंट confrontation. Nomads means a person who does not stay long in the same place. इस तरह से ये समरी दी गई है. During the medieval period, society witnessed several social, economic, and political changes. This led to growth of towns, village, arts, crafts, and other activities. इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ है. अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ. इधर कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई है. इस तरह से लाइक, सब्सक्राइब एंड व्यूज इंक्रीज जरूर करते रहना. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. थैंक यू.